चलिए मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों को देव के कवित और सवैया जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैं सवैये को पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था और यह भी बताया था कि कवित को मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो देखो कवित का पहला, कवित में चूंकि 2 पद है, ठीक है, ये पहला पद लिखा हुआ है जो आप लोग के बुक में भी है। दूसरा पद मैं फिर लिख दूंगा, लिख कर इसका शब्दार्थ को समझाकर मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या को बताऊंगा। ठीक उसी प्रकार दूसरी को भी मैं उसी तरह से आप लोगों के समक्ष रखूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखो कवित का पहला पद में बता रहा है, द्रुम पलना बिछौना नाव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे केकी कीर बरतावे दे कोकिल हल्लावे फुलसावे कर तारी दे पुरित पराग सो उतारो कर राई नोन कंद कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जू को बालक बसंत शाही प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे, ठीक है। तो देखो ये जो कवित है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक देखो जो हमारे हाथ के पास भी है, आप लोगों के पास भी ये पाठ्य पुस्तक है, तो आप लोग इसको आराम से देखो, पाठ्य पुस्तक में देखो। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए ये पद को लिखा था, इसके बाद में इसके एक एक के शब्दार्थ को मैं आप लोगों को समक्ष रख रहा हूँ या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शब्दार्थ को समझो, शब्दार्थ को समझकर इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो मैं शब्दार्थ को लिख दे रहा हूँ, तो वर्ड मीनिंग को बता दे रहा हूँ। शब्दार्थ जो कवित का शब्दार्थ था उसको मैं कवित पहला का जो शब्दार्थ था मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखो पहला शब्दार्थ यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो पहला है द्रुम। अच्छा मैं पहले यहाँ शब्द को लिख दे रहा हूं, उसके बाद अलग से अर्थ को लाइन से एक एक करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहला है द्रुम, दूसरा है पल्लव, तीसरा है सुमन। सुमन झिंगुला एक साथ करो, सुमन तो ये सारे हमारे शब्दार्थ हैं, उस पहले कवित के इतने सारे हमारे शब्दार्थ हैं। अब मैं इन एक एक शब्दार्थ के अर्थ को समझने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो देखो द्रुम, द्रुम का अर्थ है, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। पल्लव, पल्लव का अर्थ होता है पत्ते। सुमन झिंगुला, सुमन झिंगुला फूलों का गुच्छा। अच्छा उसका बाद है सोहे, सोहे मतलब शोभायमान या अच्छा। केकी, केकी मतलब मोर। कीर, कीर का अर्थ होता है तोता। बतरावे का अर्थ होता है बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है करताली, करताली का अर्थ होता है ताली बजाकर। उसका बाद है क्या, पूरी, पूरी का भरा हुआ। फिर पराग, फूलों का कण।
फिर है नून, नून का अर्थ होता है नमक। फिर है कंजकली, कमल की कली। फिर है मदन, मदन का अर्थ होता है कामदेव या प्रेम सौंदर्य का देवता। महिम का अर्थ होता है राजा, और चटकारी का अर्थ होता है चुटकी देना। तो ये हमारे हैं शब्द और उनके अर्थ समझ लेते हैं। तो शब्दार्थ को देखिए, यहाँ मैं शब्दार्थ को लिख लिया, और आप क्या करोगे, ये शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे, और इसके बाद ही कवित के पहले पद को समझने का प्रयास करोगे, अन्यथा आप इसे नहीं समझ सकते। शब्दार्थ को करना अत्यंत आवश्यक है, तभी मैं ब्रज भाषा या अपनी भाषा के शब्दार्थ को, पद को या बोलोगे की रचनाओं को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पर मैं इसको पोस्ट दिया था, इसीलिए मेरे हाथों में पुस्तक है, आपके पास भी पुस्तक है। आप अपनी पुस्तक की कवित का पहला पद को खोलिए। देखिए, मैं एक एक का लाइन का अर्थ के साथ उसकी व्याख्या को समझा रहा हूँ। देखिए, चूंकि पहले क्या है, प्रस्तुत पद में कवि ने बालक के रूप में, यहाँ पर इस जो पद है, पद में कवि ने बालक के रूप में बसंत की हृदयग्राही चित्रण कर उसे प्रकृति के साथ एक संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। बसंत के आगमन पर कवि ने बताया है कि बसंत के आने पर वृक्षों की डालियां पल्ला बन गई है, और नए पल्लव और पत्ते क्या है, बिछौना अर्थात बिस्तर बन गए हैं। उसके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला अत्यधिक आकर्षक लग रहा है। कविदेव कहते हैं कि हवा उसे झूला झुला रही है। मोर, तोता, कोयल आदि अपने मधुर आवाज से मानो तालियां बजा बजाकर आनंदित या खेल रहे हों। कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है मानो अपने पराग कणों में राई नमक मिलाकर बच्चे को नजर उतारने के लिए टोटका की तैयारी कर रही हो। राजा कामदेव के बालक बसंत के उषा काल में गुलाब चुटकी देकर उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर जहां तक भाषा की बात है, तो चूंकि तो ये तो ब्रज भाषा है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ शिल्प सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे पिछले में मैं जाना था, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग है, यहाँ पर कौन सा छंद है, इन सारी चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग आशा करके शब्दार्थ लिख लिए हो, मैं इसको यहाँ से थोड़ा पूछ रहा हूं। देखो, पहला में है, पहले एक अर्थ है कंजकली नायिका। आप लोग पुस्तक में देखो, लिखा है कंजकली नायिका, कहीं है ना, कंजकली नायिका है ना, कंजकली नायिका। यहां और डार द्रुम पालना, ये शब्द है ना, डार द्रुम पालना। देखो है, यहां पर क्या है, इन दोनों में रूपक अलंकार है। इन दोनों में रूपक अलंकार है। ये जो संपूर्ण पद है, जो संपूर्ण पद हम पढ़े अभी, इसमें क्या है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं शिल्प सौंदर्य। इसमें क्या है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा तो आप बोल ही दिए थे, ब्रज भाषा है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यह कवित का पहला पद समझ में आया। अगले पार्ट में हम लोग कवित का दूसरे पद को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या एक काम करो, इसको अच्छी तरह से शब्दार्थ को, सारे शब्दार्थ को याद कर ले, इसको भली भांति समझ ले, और जो कवित का जो पहला दोहा है, इस दोहा को आप अच्छी तरह से व्याख्या के रूप में समझकर अपने पास रख ले, और इससे कुछ संबंधित प्रश्न उत्तर की भी तैयारी कर ले। क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल के रूप में आप लोगों को ये सारी चीज दे चुका हूं, फिर भी आप कुछ अपने मन से इसमें से कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।